वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया था, उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था, कौन से भाग में आता है। तो ये भाग 5 में आता है और इसमें जो अनुच्छेद है वो 124 से लेकर 147 तक आते हैं। ठीक है, वो हमने पिछली वीडियो में किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने उसमें पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसमें किया जाता है। ठीक है, जो इसका उद्घाटन था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, वो भी मैंने उस वीडियो में करवाया है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें क्या क्या काम करता है सर्वोच्च न्यायालय वो पढ़ा था, योग्यताएं पढ़ी थी न्यायाधीशों की, कैसे मतलब उनका कार्यकाल कितना होता है, कैसे होता है। ठीक है, वो पढ़ा था। नेक्स्ट हमने अनुच्छेद किया था उसमें 124। उसमें हमने पढ़ा था कि पहले जो था वो कितने सदस्य होते थे, अब जो है वो कितने होते हैं। पहले जो थे वो 1+7 थे। 1 मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं 7, तो 8 थे टोटल। अब 1+33 हैं। 1 मुख्य न्यायाधीश हैं जो वर्तमान समय है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो टोटल हैं 34। ठीक है, उसके बाद अब हम इस वीडियो में करेंगे जो बच गए हैं, बाकी जो अनुच्छेद बचे हैं उनको करेंगे और नेक्स्ट कुछ एक चीज़ें हैं उनको करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसमें है न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। कदाचार, मिसबिहेवियर, मतलब अगर कोई किसी के साथ मिसबिहेव करेगा, अक्षमता होगी उसमें, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, जो भी न्यायाधीश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जानी चाहिए। ठीक है, क्या करना है, जो भी संबंधित सदन होगा, जो उसका अध्यक्ष होगा, उसके द्वारा क्या करना है, अगर किसी पर आरोप लगाया गया है तो उसकी जांच करवाई जानी चाहिए, तभी उसे उसके पद से हटाया जाए मतलब। ठीक है, फिर सदन में चर्चा होती है। चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना चाहिए। फिर क्या करना है, जो सदन होते हैं उनमें चर्चा होती है, जो भी न्यायाधीश क्या होगा उससे संबंधित होगा, उसे 14 दिन पहले क्या करना है, सूचित करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये है इसमें। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट है इसमें दोनों सदनों से यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। बोला कि अगर दोनों जो सदन होते हैं उसमें 2/3 बहुमत प्राप्त हो गए तो उसके बाद क्या करना है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेने हैं और उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 125 क्या बोलता है। इसमें है न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते, जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते उनके बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती। एक तो बोला जो न्यायाधीश होते हैं उनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है, और क्या किया जाता है, जब तक वो अपने पद पर रहते हैं उनके जो वेतन होता है उसमें कोई कटौती नहीं की जाती। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो वेतन है वो है 2,80,000 होता है, और जो अन्य न्यायाधीश है उनका जो होता है वो 2,50,000 होता है, जो क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2,80,000 जो है वो मुख्य न्यायाधीश की होगी और 50,000 जो हो वो अन्य न्यायाधीशों की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 126 क्या बोलता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कैसे होती है। इसमें है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि मान लो अगर जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी क्या हो, पद जो हो वो खाली हो, तो जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होगा कोई भी, उसको क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये भी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब जो वहां पे कार्य कर रहा हो न्यायाधीश, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो ये बोलता है 126 जो अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 127 क्या बोलता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। इसमें क्या है कि क्या हो, कम से कम संख्या में क्या हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या करे, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो गणपूर्ति का मतलब है कि क्या हो, जरूरी हो, ठीक है, उसी न्यायाधीश की क्या की जाए, नियुक्ति की जाए। ठीक है,
इसमें ये बोला गया है जो अनुच्छेद 127 है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो क्या हो, जरूरी हो, आवश्यक हो, उन्हीं की क्या की जाए, नियुक्ति की जाए। आगे है, वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। क्या हो कि किसका परामर्श लेना है, राष्ट्रपति का परामर्श लेना है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के साथ और परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, जो जरूरी हो, आवश्यक हो, उनकी ही नियुक्ति करे, न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है अगर जरूरी हो। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 128 क्या बोलता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसमें है गणपूर्ति नहीं होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये 128 अनुच्छेद बोलता है, तो ये भी आपने पढ़ लेना है कि क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति की सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 129 अनुच्छेद क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो आपने ये भी पढ़ लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आपने याद रखना है जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 130 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय का गठन, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, मैंने बताया है दिल्ली में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। ठीक है, इसमें बोला कि जो उच्चतम न्यायालय का स्थान है कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा कौन कर सकता है, किसका निर्णय होना चाहिए, पहले राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति होनी चाहिए, उसके बाद ही कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है। ठीक है, ये है 130 जो अनुच्छेद है, ये बोलता है कि अगर हमने क्या करना है, उच्चतम न्यायालय को कहीं और स्थानांतरित करना है तो राष्ट्रपति की हमें क्या करनी पड़ेगी, निर्णय मतलब उनकी पूर्ण सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, ये थे अनुच्छेद 130 तक। आगे भी हैं, नेक्स्ट इसमें बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो इसमें है अनुच्छेद 131 क्या बोलता है, 131 के अनुसार कुछ मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही की जाती है, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, क्या है कि जो 131 अनुच्छेद है वो बोलता है कि जो कुछ मामले होते हैं उनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही की जाती है, जो कि निम्नलिखित है। इसमें है जो स्टेट होगा, स्टेट की सुप्रीम कोर्ट में होगी, सेंटर और स्टेट की, केंद्र और राज्य सरकार की जो है वो भी क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, सेंटर प्लस स्टेट, स्टेट प्लस स्टेट, तो ये भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ही होगी इनकी सुनवाई। ठीक है, आगे है अपीलीय अधिकार, तो इसमें है अनुच्छेद 132, तो ये क्या बोलता है, 132 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपनी अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं। इसमें बोला कि 132 अनुच्छेद क्या बोलता है कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं। फर्स्ट है संवैधानिक मामले हो तो वो भी क्या, सर्वोच्च न्यायालय उनके ऊपर भी क्या करता है, सुनाता है फैसले। ठीक है, दीवानी मामले हो जैसे पैसे से रिलेटेड संबंधी हो, ठीक है, वो वाले, फौजीदार मामले हो, मारपीट जैसे मामले हो, वो भी क्या, उनका भी ये क्या करता है, निर्णय करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये बोला है 132 में, ये क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का क्या है, अधिकार है। ये सुनता है कि क्या मामले हैं, कैसे है और क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण विचार संबंधित क्षेत्र अधिकार, पूर्ण विचार संबंधित क्षेत्र अधिकार, इसमें क्या है, अनुच्छेद 137 क्या बोलता है, 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पूर्ण विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। अब जो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश, अगर उसने कोई आदेश या निर्णय पर पूर्ण विचार कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो उसने कोई आदेश कर दिया या निर्णय कर दिया तो उस पर पुनः विचार भी वो कर सकता है, यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। अगर कोई भी अगर आदेश दे दिया गया है, निर्णय कर लिया गया है, मान लो अगर वो ठीक नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास पुनः विचार करने का हर मामलों में। ठीक है, जो भी सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है इसमें
अनुच्छेद 139 है, जो इम्पोर्टेंट है वो ही करवा रही मैं इसमें, ठीक है, बाकी नहीं। अनुच्छेद 139 क्या बोलता है? रिट अधिकारिकता। रिट मैंने बताए थे कितने रिट होते हैं, 5 होते हैं, तो आपने वो भी कर लेने हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें है 139 के अनुसार संसद, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का जो है अधिकार प्रदान कर सकती है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो क्या करता है? मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी क्या कर सकता है? रिट जारी करने का जो है वो अधिकार रखता है। केवल जो मौलिक अधिकार हैं उनमें ही नहीं, जो और भी मतलब मामले होंगे उनमें भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो इसमें सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो अनुच्छेद 143 क्या बोलता है देखते हैं। के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। अब इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक मामलों में क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह को मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसमें बोला कि ये है कि जो राष्ट्रपति है, जो भी संवैधानिक मामले होते हैं, संविधान से रिलेटेड कोई भी मामला होगा, उसमें क्या कर सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो है वो परामर्श ले सकता है, लेकिन मानना या ना मानना वो जो है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अगर राष्ट्रपति को वो अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगा? उस सलाह को मान लेगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं मानेगा, ठीक है। यही है इसमें। अब नेक्स्ट है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? बोला कि जो मुख्य न्यायाधीश थे वो उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, तो वो है मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। तो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। अब नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जो सुप्रीम कोर्ट की जो थी पहली महिला जो न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फतिमा बीबी थी। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, कि राष्ट्रपति कौन थे जो न्यायाधीश भी बने थे, और जो महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी, ठीक है। इसमें यही था जो अनुच्छेद 143 बोलता है कि क्या है? राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में क्या कर सकता है? ले सकता है किसकी सलाह? सर्वोच्च न्यायालय की। मानना न मानना राष्ट्रपति के हाथ में। नेक्स्ट है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ने। सुप्रीम कोर्ट पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फतिमा बीबी थी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। इसमें हमने कुछ एक आर्टिकल्स किए, जैसे 143 किए, ठीक है, ये और भी किए। और हमने क्या किया कि न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 125 क्या बोलता है? वेतन के बारे में बोलता है, ठीक है, कितना वेतन मुख्य न्यायाधीश को मिलता है, अन्य न्यायाधीशों को मिलता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। 127 क्या बोलता है? अगर जरूरी हो तो उन्हीं ही न्यायाधीशों की क्या करनी है? नियुक्ति करनी है। 128 क्या बोलता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में। 129 ये भी हमने कर लिया। 130 ये भी हमने कर लिया। आगे है 131 के अनुसार क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है? मामलों की सुनवाई सिर्फ क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। जैसे स्टेट से स्टेट की, सेंटर से सेंटर की, सेंटर प्लस स्टेट और स्टेट प्लस स्टेट, ठीक है। 132 क्या बोलता है? ठीक है, सबसे बड़ा न्यायालय है, ठीक है। इसमें क्या अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं, संवैधानिक मामले आते हैं, दीवानी मामले आते हैं, फौजदारी मामले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 137 क्या बोलता है? पुनः विचार कर सकता है किस पे? मामले और निर्णयों पर, ठीक है, कि आदेश दिए हों या निर्णय दिए हों उन पे पुनः विचार कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अब और आगे हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों पर भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट हमने सलाहकार क्षेत्राधिकार पढ़े, तो उसमें भी यही था कि राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है, लेकिन मानना न मानना किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। नेक्स्ट हमने पढ़ा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है MCQ, वो हम कर लेते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कौन से अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? तो किसमें की गई है? 225 में, 125 में, 126 से 128, तो आर्टिकल 125 में की गई। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो कितना होता है? 2,80,000 होता है, 2,50,000 की 2,25,000, तो इसमें होगा 2,80,000। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है 126 अनुच्छेद में, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही है? बताओ।
तो ये बोला गया है 132 में, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी? फतिमा बीबी थी, मीरा कुमार थी कि इंदिरा गांधी थी? तो कौन थी? फतिमा बीबी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।